पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाया था 14/19 का। और 14/19 का मतलब है ये जो पोस्ट कोड है 14, 19 का मतलब है 2019 में ये DSSB का सोशल वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। और वहाँ मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में लगभग 140 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। ये DSSB का पेपर है। यहीं अगर आप देखेंगे तो आपके सामने अभी हाल ही में 26 जून 2025 को फर्स्ट पाली में यानी पहली पाली में एग्ज़ाम हुआ था UGC नेट सोशल वर्क में। और ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने DSSB का ही पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और ये आप लोगों के इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी 26 जून 2025 की। और इसकी 2 क्लासेस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो ये जो पेपर अभी मैं सॉल्व करूँगा तो नेट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो DSSB का एग्ज़ाम 12 तारीख को है ना। किसी किसी बच्चों सर को 11 जुलाई एक का भी है जी। अब मैं ना ये कह रही थी सर, जैसे कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि सोशल पॉलिसी, इनको ना थोड़ा हमें समझा दो। अच्छा जी, ठीक। बस आज यही था कि इसका थोड़ा ब्रीफ में हमें समझा दो, और हाँ इनके सर, जो ये जो टीचर हैं ये ओके बता ओके, दो। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप टॉपिक सर, जो बताओ। मेन मेन थिंकर्स हैं, जो मोमेंट्स हैं, या फिर जो राइटर हैं, वो मेन मेन वो जो चीजें हैं वो बता दीजिए सर। चलो ठीक है। तो जितने भी आज सोशल वर्क में मेन मेन विचारक हैं या समाज कार्य का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसी पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 और 11 जुलाई को ना, और इसी के संदर्भ में आप लोगों की जो क्लासेस होंगी ये 9 तारीख आज तो हो रहा है, देख 10 होगा, ठीक है। और उसके बाद 11 तारीख से आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो यानी आज और कल ही आपका पेपर, बेसिकली आज और कल ही आपका ये टॉपिक होगा 2। और 11-12 को तो एग्ज़ाम ही है आप लोगों का, ठीक है। तो 11-12 क्लासेस नहीं होगी DSSB का। 2 दिन आप लोगों को बेसिक और महत्वपूर्ण चीज़ों पर आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा समाज कार्य के संदर्भ में, ठीक है। बाकी इसकी क्लासेस वगैरह अगर आप प्रैक्टिस वगैरह देखना चाहते हैं तो आप जाके चैनल पर भी, या तो आप अपने लिंक में या टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे ना, तो वहाँ पे लिंक मैंने शेयर कर रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं सिलेबस को लेकर, है ना। एक बार सिलेबस आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, है ना। और उसके जी आगे सर। थोड़ी सी चीज़ें जो है आप लोगों से डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये DSSB का सिलेबस है। मैं आपको फर्स्ट पेज यहाँ पर शो कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो पहले हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे सोशलॉजिकल थ्योरीज के बारे में, ठीक है। सही रहेगा, बता दीजिए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उसके विचारक जी सर। महत्वपूर्ण होंगे, और उस सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई हैं उस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है। ये एक शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए ये UGC नेट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग। पहला आपके सामने मैं हेडिंग प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो है समाज शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। समाज शास्त्रीय सिद्धांत, ये शॉर्ट नोट है आप लोगों के पास, ठीक है। इंग्लिश में आप सब जानते हो सोशोलॉजिकल थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। इसमें एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है, और वो है संरचनात्मक क्रियात्मकतावाद। जानते, ये नाम आप लोगों ने सुना है, संरचनात्मक क्रियात्मक या क्रियात्मकतावाद कह लीजिए, जिसको हम लोग फंक्शनलिज्म कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसमें परीक्षा में आपसे अगर DSSB में पूछेगा तो अप्लाइड से पूछेगा नहीं, केवल फैक्ट पूछेगा, और सीधा कहेगा कि इसके मुख्य प्रवर्तक या मुख्य विचारक कौन है। तो मुख्य में आप लोगों को मैं नाम बताता हूँ। एक तो एमिल दुर्खिम है, ठीक है भाई, एक नाम ये याद रखिएगा विचारक का। और दूसरा नाम याद रखिएगा टालकाट पार्सन्स, है ना, पार्सन्स।
ये दो नाम आपको ध्यान रखिएगा। अब तो ये तो क्लियर पता हो गया कि भाई संरचनात्मक क्रियात्मकतावाद जो है दुर्खिम का मुख्य नाम आता है और एक तालकाट पार्सन्स का नाम आता है। परंतु अगर परीक्षा में सवाल बने इसके संदर्भ में कि इसका मुख्य विचार किस पर है, तो मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा और उसको आप याद भी रखेंगे। समाज एक जीवित अंग की तरह है, ठीक है। समाज, ठीक है, समाज एक जीवित अंग की तरह है, अंग की तरह है, जिसमें विभिन्न भाग, जिसमें विभिन्न भाग, ठीक है। अच्छा, भाग का मतलब ये हुआ कि इसे संस्था कह लीजिए। संस्था में आप परिवार, शिक्षा, धर्म, ये सब आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक तरफ परिवार, शिक्षा, है ना, धर्म इत्यादि मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, वही संरचनात्मक क्रियात्मकतावाद कहलाता है। समाज एक जीवित अंग है भाई, जाहिर सी बात है, एक दूसरे से लोग मिले हुए हैं, है ना, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, वही होता है संरचनात्मकता क्रियात्मकतावाद भी कह सकते हैं। और प्रत्येक संस्था जो है ना समाज के अस्थायित्व और संतुलन में योगदान देता है। हर एक संस्था, परिवार संस्था के नाम से आप संबोधित कर सकते हो परिवार को। तो संस्था बोलने का मतलब है कि जो भी पार्ट उसके अंतर्गत आएगा वो सारी की सारी चीज़ें शामिल होंगी। और प्रत्येक संस्था समाज के अस्थायित्व और संतुलन में योगदान देता है, और ये बात सत्य है, ठीक है। अब दूसरा, ये क्लियर हो गया, पहला एक सिद्धांत था। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर परीक्षा में एक सिद्धांत से सवाल पूछेगा तो आप ये नाम बता सकना, ठीक है। क्लियर है? बोलिए, बोलते रहिएगा तभी तेजी से हो पाएगा। जी सर। है ना। दूसरा एक है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को संघर्ष सिद्धांत कहते हैं, और ये सभी बच्चों को पता होगा ये नाम। इसका नाम आता है कार्ल मार्क्स, है कि नहीं? कार्ल मार्क्स है। अब ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि समाज में विभिन्न वर्गों के बीच में असमानता और संघर्ष होता रहता है, उसी संघर्ष सिद्धांत कहते हैं, है कि नहीं? और ये सिद्धांत विशेष रूप से आर्थिक वर्ग एंड जेंडर, जाति आदि के आधार पर शोषण को समझाने में सहायता करता है, ताकि शोषण जैसी क्रियाएं जहाँ पे हो रही हैं उसको कम किया जाए, असमानताएं वगैरह कम किया जाए। तो ये संघर्ष जो होता है ना, एक जाति के बीच में भी हो सकता है, जेंडर के बीच में भी हो सकता है, आर्थिक वर्गों के बीच में भी होता है, अमीर गरीब के बीच में भी कह सकते हो आप। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये थ्योरीज देखने को मिलती है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा में अगर परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि ये भी अभी तक जितना मैंने बताया, पहला दूसरा बताया है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपने नाम सुना होगा प्रतीकात्मक, ठीक है, सिंबॉलिक जिसको बोलते हो आप, अंतरक्रियावाद। अंतरक्रियावाद, चलिए कोई बच्चा बताएगा मुझे ये इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? प्लीज, पढ़ा चुका हूं, अगर किसी को पता है अपने विचार प्रकट कर सकता है। बोलो। रेनू, सोनी, पूनम, इतने बच्चे हो क्लास में, DSSB का भाई पढ़ चुके हो, पढ़ा दिया हूं, बताओ कौन कौन से नाम तो बताओ। नहीं पता? सर लेविस्टो। हाँ, क्या कह रही हो? फिर से बोलो। नहीं पता। नहीं पता, चलो। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद में एक नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम सुना था? हर्बर्ट मीड का नाम एक नाम। जी सर। दूसरा नाम आपने सुना होगा इरविन गॉफमैन का नाम, गॉफमैन का नाम। ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। अगर जॉर्ज हर्बर्ट मीड है तो ये भी टिक है, इरविन गॉफमैन है तो ये भी टिक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही नाम आने वाला है।
ठीक है। अब आप जानते हो ये प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। देखिए समाज ना व्यक्ति के स्तर पर, समाज व्यक्ति के स्तर पर छोटे छोटे सामाजिक संवाद और प्रतीक, सामाजिक संवाद क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे भाषा सिंबल होती है, भाव भंगिमा फिजिकली मोमेंट क्या होता है, सिंबल होता है, ये उसी पर यह आधारित होता है। तो प्रत्येक समाज के स्तर पर छोटे छोटे सामाजिक संवाद और प्रतीकों पर आधारित जो क्रिया होती है उसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक संवाद और प्रतीक, जैसे भाषा मैंने बोला, तो देखो समाज देखो कई वर्गों से मिलकर बना हुआ है, तो विभिन्न वर्गों का अलग अलग भाषा होती है, उनकी अलग अलग भाव भंगिमा होती है। आदिवासियों वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है, उनके अलग संस्कृति, उनके अलग कल्चर्स होते हैं, ठीक है, उनकी अलग लैंग्वेज होती है। वो आपको दर्शाता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म शब्द को वो दर्शाता है, ठीक है। और व्यक्ति समाज के साथ अपने अर्थ और पहचान का जब निर्माण करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ठीक है। ये था तीसरा सिद्धांत, भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। चौथे सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सोशोलॉजिकल थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और परीक्षा में सवाल बनाएगा। बात करते हैं एक और पॉइंट पर, और वो पॉइंट है आप सबके सामने नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत में यदि किसी का नाम पूछा जाएगा, देखो ये बहुत कम बच्चों को पता है इसके विचारक वगैरह का नाम, ये थोड़ा सा आपको यूनिक बनाएगा अगर ये परीक्षा में पूछा गया तो, ठीक है। नारीवादी सिद्धांत, तो ये थोड़ा सा आपको यूनिक बनाएगा नंबर गेन करने में। मुख्य विचारक के रूप में अगर मैं बात करूंगा तो एक नाम आता है सिमोन द बोवर, एक नाम ये आता है, और बेट्टी, एक नाम और आता है बेट्टी फ्राइडन, और एक नाम आता है मिसेल्स बैरेट, मिसेल, ठीक है, बैरेट। ये आपको थोड़ा सा यूनिक बनाता है आपकी परीक्षा में, अगर इनमें से, क्योंकि अब आपको ये नाम पता हो गया है, नारीवादी सिद्धांत में ये नाम आता है, तो अगर परीक्षा में आएगा तो आप इसको लगा सकते हो आसानी से, थोड़ा सा यूनिक नाम है। अब देखो ये नारीवादी सिद्धांत शब्दों से स्पष्ट कर देता है आपको कि समाज में जो जेंडर आधारित असमानता है उसको उजागर करता है। क्या करता है, जो समाज में जेंडर आधारित जो असमानताएं हैं उसको उजागर करता है ये, और ये सिद्धांत महिलाओं के अधिकार को रिलेट कराता है। नारीवादी सिद्धांत लैंगिक समानता और पितृसत्ता की आलोचना करता है। ये कौन सा सिद्धांत, नारीवादी, पितृसत्ता की आलोचना निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत करता है, तो एक ही मात्र सिद्धांत है, वो नारीवादी सिद्धांत है, ठीक है। महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पे वो कौन सा सिद्धांत है, तो वो बताइएगा, नारीवादी का सिद्धांत है। बात समझ में आ रही होगी, बोलो। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा तो भाई साहब बोलो ना यार। जी सर। हाँ, थोड़ा बहुत बोलते भी रहा करो। और एक और सिद्धांत की बात करते, देखिए ये यूजीसी नेट में अभी 26 जून को पूछा गया था, ठीक है, आलोचनात्मक सिद्धांत से सवाल, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे। ये भी आपको थोड़ा सा यूनिक बनाता है अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो। एक नाम इसमें देखने को मिलता है फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है, थियोडोर ऑर्डोनो और हर्बर्ट मार्कूज। एक नाम आएगा हर्बर्ट मार्कूज, फ्रैंकफर्ट स्कूल, थियोडोर जो है आर्डोनो का नाम देखने को मिलेगा इसमें पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले में हर्बर्ट मार्कूज का नाम देखने को मिलेगा क्रिटिकल थ्योरीज में। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा
कि आलोचनात्मक सिद्धांत है ये। तो ये ना समाज को मुक्त करने के लिए ज्ञान को एक हथियार मानता है। समाज को अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाए तो बताना भी आप लोग, समाज को मुक्त करने के लिए ठीक है, ज्ञान को एक हथियार मानता है, ज्ञान को एक हथियार मानता है, ठीक है, मानता है। ये एक कोटेशंस हैं, आप ऐसा कह सकते हो। बाकी ये जो सिद्धांत है ये आधुनिक पूंजीवाद, संस्कृति और मीडिया के माध्यम से समाज पर नियंत्रण की आलोचना करता है, ये क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और सिद्धांत पर बात करते हैं जो सोशल वर्क में भी कई बार आ जाता है, सोशोलॉजिकल के बेसिकली वो पार्ट है, लेकिन सोशल वर्क का भी थ्योरीज में उसका नाम देखने को मिलता है। आपने नाम सुना होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विनिमय, है ना, विनिमय का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत। इसे आप लेन देन का सिद्धांत भी कह सकते हो, इंग्लिश में एक्सचेंज थ्योरी भी बोल सकते हो। और जो मुख्य विचारक हैं तो जॉर्ज होमस का नाम आता है। आपने नाम सुना भी होगा, मैंने कई बार पढ़ाया भी इसके बारे में। जॉर्ज होमन का नाम या होमस का नाम मिलता है। और इन्हीं के साथ एक और विद्वान आते हैं सहयोगी, पीटर ब्लो का नाम, पीटर ब्लो का नाम। तो ये दो नाम आप ध्यान रख सकते हो एक्सचेंज थ्योरी में। और ये थ्योरी ना मानव व्यवहार लाभ हानि के आकलन पर आधारित होता है ना, लाभ हानि, मानव व्यवहार में क्या लाभ है क्या हानि है उसके असेसमेंट पर आधारित होता है। सामाजिक संबंध लेन देन जैसे होते हैं जहां व्यक्ति अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसी को हम लोग एक्सचेंज थ्योरी का नाम देते हैं। बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपके सामने कुल 6 प्रकार के सोशोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। अब मैं वन लीनियर में कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ और फटाफट आप जवाब दीजिएगा कि इन केस यदि परीक्षा में आपके सवाल पूछे गए तो किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो मैं आपको वन लीनियर में कर रहा हूँ, केवल आपको जवाब देना है। पहला सवाल आपसे सीधा सीधा कहेगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का सिद्धांत या उस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, ऐसे सवाल पूछेगा। प्रमुख प्रवर्तक कौन है? पहले ऑप्शन में आपके सामने कार्ल मार्क्स का नाम मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में मैक्स वेबर का नाम मिलेगा, तीसरे ऑप्शन में एमिल दुर्खिम का नाम मिलेगा और चौथे ऑप्शन में आप लोगों को हर्बर्ट मीड का नाम मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है एमिल दुर्खिम के बारे में, याद होगा आपको? एमिल दुर्खिम। हाँ, तो एमिल दुर्खिम का नाम आप सभी लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन को लगाना उचित समझेंगे। दूसरा सवाल आपसे सवाल इस तरीके सर अगर दोनों आ गए दोनों में किसका किसका सर अगर दोनों आ गए एमिल दुर्खिम और टाल्टन पार्सन दोनों आ गए तो अगर दोनों का नाम तो प्रियोरिटी हमें एक किसको देनी है सर? ऑप्शन एक होगा बोथ, ठीक है, एक ऑप्शन होगा ए और बी या बी और सी इस तरीके से करके लिखेगा या बोथ लिखेगा, तो उन दोनों का नाम आपको ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं दूसरे पर, तो दूसरे वाले सवाल में आपसे पूछ रहा है, एक सवाल मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ और वो सवाल है कि कहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किस विचारधारा पर आधारित है, ये सवाल पूछ लेता है, किस विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। ये रहेगा पहला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि सामाजिक एकता पर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहेगा वर्ग संघर्ष पर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके सामने प्रतीकों की संख्या पर, प्रतीकों की संख्या पर, चौथा ऑप्शन रहेगा लैंगिक समानता पर। तो बताइए यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, संघर्ष का जो सिद्धांत है, वो किस विचारधारा पर आधारित है? हाँ, वर्ग संघर्ष पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्ग संघर्ष पर आधारित है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नारीवादी सिद्धांत से, ठीक है। अगर परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया कि नारीवादी सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, का प्रमुख या मुख्य, दोनों बात एक ही होता है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ऐसे सवाल आपके सामने प्रस्तुत होगा। और पहले ऑप्शन कहेगा कि आपसे कि वर्ग आधारित शोषण की व्याख्या करना,
वर्ग आधारित क्या कहेगा कि शोषण की व्याख्या करना। ठीक है, ये आपसे सामने। दूसरा ऑप्शन आपसे कहेगा कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करना। क्या करना? लैंगिक समानता स्थापित करना। ठीक है, समानता स्थापित करना। तीसरा ऑप्शन आपसे कहेगा सांस्कृतिक प्रतीकों के बारे में, सांस्कृतिक प्रतीकों की संख्या या उसकी व्याख्या कर लो। ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक, ठीक है, प्रतीकों की व्याख्या, प्रतीकों की व्याख्या, यह आपके तीसरा। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा सामाजिक वर्ग का समाज कार्य का विश्लेषण, समाज कार्य का विश्लेषण। बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए? बी। सिद्धांत जी, बी। हाँ, लैंगिक समानता जो समाज में स्थापित करने को लेकर ये बात करेगा इस सिद्धांत। तो इस तरीके से आपकी परीक्षा में जो है सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत ही इजी रहेंगे, आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, इसके आधार पर चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ टॉपिक पर। ये था सोशोलॉजिकल थ्योरी को लेकर, और ये तय है कि आपके परीक्षा में यहाँ से एक आध जरूर देखने को मिलेंगे 11-12 जुलाई को। बच्चा है ऐसा जिसका एग्ज़ाम 11 जुलाई को? कोई बच्चा ऐसा है जिसका एग्ज़ाम 11 जुलाई को ही दिया हो? अच्छा, सभी को। सर सोनी का है और एक देव का है। अच्छा, सोनी का 11 जुलाई को है। चलो जी सर। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये तो सोशोलॉजिकल के अंतर्गत मैंने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दर्शाया है। अब थोड़ा सा हम लोग ना सोशल वर्क में भी बातचीत करते हैं। ठीक है, सोशल वर्क के संदर्भ में। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग चर्चा करते हैं सोशल वर्क में रिसर्च को लेकर। ठीक है, समाज कार्य अनुसंधान में मात्रात्मक उपागम क्या होता है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। सही रहेगा? बताइए। हाँ जी सर। गुणात्मक, ठीक है ना? तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए, समाज कार्य, शोध, अब इसके अंतर्गत ना एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से जो बातचीत करने वाला हूँ वो क्वांटिटेटिव अप्रोच पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब होता है मात्रात्मक। क्या होता है इसका मतलब? मात्रात्मक उपागम, है ना भाई? ये बात ध्यान सुनिएगा। मात्रात्मक उपागम एक ऐसा अनुसंधान दृष्टिकोण होता है जिसमें आंकड़ों को संख्यात्मक रूप में संग्रहित किया जाता है, संख्या के रूप में। तो सिंपल सही ये ट्रिक है ये, और इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। संख्या शब्द जब भी मात्रात्मक पूछा जाए तो संख्या शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से संग्रहित करेगा, उसका विश्लेषित करता है और व्याख्यात करता है। यह उपागम वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होता है। किस पे? वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित होता है, ये एक कीवर्ड है। और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ये किसके आधार पर निष्कर्ष निकालेगा? आप भी बता सकते हो ना, डेटा के आधार पर। डेटा के आधार पर क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके रिसर्च के जब परीक्षा में सवाल आते हैं ना, तो फैक्ट के रूप में नहीं, सीधा ये फैक्ट ही है, समझो एक प्रकार से, है ना? ये फैक्ट ही है, लेकिन आपको लग रहा होगा फैक्ट नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। तो मात्रात्मक उपागम वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है। डेटा के आधार पर ही बेसिकली हम डायरेक्ट निष्कर्ष निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा आपको मैं बता दूं कि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है ये एक ऐसी रिसर्च मेथड है जिसमें सामाजिक घटना या परिघटना को मापने योग्य आंकड़ों का रूप देखा जाता है, जहां गणितीय, सांख्यिकी, तार्किक विधियों के द्वारा हम उसका विश्लेषण करके, आंकड़े कलेक्ट वगैरह करके हम उसके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं उनके आधार पर। लेकिन अगर आप यहाँ पे विशेषता समझ जाओगे ना तो आपको आसान होगा और क्लियर हो जाएगा मात्रात्मक।
विशेषता के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पर, आंकड़ा संग्रह। आंकड़ा संग्रह का मतलब होता है संख्या के रूप में, जैसे सर्वेक्षण हो गया, ध्यान से सुनिएगा, जैसे क्या हो गया, सर्वेक्षण हो गया, प्रश्नावली हो गया और जनगणना हो गया, जनगणना हो गया, जनगणना। ठीक है, तो इनके आधार पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि आंकड़ा संग्रह में ये एक विधि के रूप में आता है। ठीक है, और परीक्षा में आता भी है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक विधि है, कौन सा मात्रात्मक विधि नहीं है। तो मात्रात्मक विधि में अपना सर्वे याद रखिएगा, प्रश्नावली याद रखिएगा, जनगणना भी आप याद रख सकते हो। दो बातें आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक और, वो होगा उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव। सामाजिक समस्याओं को मापना या पैटर्न या रुझान को आइडेंटिफाई करता है ना। पैटर्न 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 आप समझ ही रहे होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 ये 2-2 का पैटर्न चल रहा है। इसी तरीके से सामाजिक समस्याओं को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पैटर्न चलता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफाई करना। अब वो प्रॉब्लम्स बेसिकली अगर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है तो ये आपका अलग पैटर्न बन जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे मानसिक समस्याएं हैं। समाज की समस्या के आधार पर बात करेंगे तो उसके पैटर्न अलग अलग बन जाएंगे। समाज के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के पैटर्न के रूप में आइडेंटिफाई कर लेता है ये मात्रात्मक। ठीक है, कि भाई मानसिकता में 5 समस्याएं, सामाजिकता में 4 समस्याएं, तो मात्रात्मक है ये, क्वांटिटी पर आधारित है, इसलिए इसको पैटर्न का नाम दिया जाता है। एक और आता है तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। मैंने ये शुरुआत में बता दिया था, तथ्यों की वस्तुनिष्ठता, है ना। यहाँ वस्तुनिष्ठता पर ही बल दिया जाता है और शोधकर्ता की राय या भावना से रहित होकर काम करता है। यहाँ पर कोई ये नहीं कि बड़े घर का है बच्चा या सुंदर है या उस पर हमारे पड़ोसी है उस पर हमें काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्वांटिटी है और ये बेसिकली वस्तुनिष्ठ पर आधारित होता है। यहाँ व्यक्तिनिष्ठता पर कोई बल नहीं दिया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट एक और आता है इसके अंतर्गत और वो आता है सांख्यिकी विश्लेषण। क्या आता है, सांख्यिकी विश्लेषण। देखो सांख्यिकी विधियों में इसका प्रयोग करते हैं डेटा विश्लेषित करने के लिए, और ये बात सही भी है। डेटा विश्लेषण करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आप क्या यूज़ करते हो, मीन, मीडियन, ठीक है, मीडियन एंड मोड, आप इनका प्रयोग करते हो और यही सांख्यिकी विश्लेषण कहलाते हैं। मीन, मीडियन, मोड, प्रायिकता भी कह सकते हो, है ना। एक आता है प्रतिलिपिकता। प्रतिलिपिकता अध्ययन को दोहराया जा सकता है, मतलब अध्ययन या स्टडी को रिपीटिशन की जा सकती है, दोबारा स्टडी की जा सकती है, उसे प्रतिलिपिकता का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मात्रात्मकता में ध्यान रखने वाली बात ये विधि के रूप में तो एक सर्वे, एक एक्सपेरिमेंट और एक स्टैटिकल एनालिसिस और एक सोशल मैट्रिक्स जैसे रेट, अनुपात, प्रतिशत इत्यादि चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती है। उसे हम लोग सामाजिक मीमांसा या सामाजिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं उसे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली हमने जो अभी चर्चा किया है समाज कार्य अनुसंधान में मात्रात्मक उपागम। तो इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा आता है गुणात्मक उपागम, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्वालिटेटिव उपागम उसको बोला जाता है, गुणात्मक उपागम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब देखिए ये गुण पर आधारित है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सामाजिक घटना, अनुभव, व्यवहार को गहराई से समझना होता है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी सामाजिक घटना, अनुभव, व्यवहार, इन तीनों को गहराई से समझना। ठीक है, इस पे अच्छा संख्याओं में मापना
संख्याओं में मापना, मापना, ये पार्ट जब आता है तो वो क्या कहलाता है? मात्रात्मक। 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 हाँ, तो ये तो ध्यान रखने वाली बात हो गई कि किसी सामाजिक घटना, अनुभव, व्यवहार को गहराई से समझते तो वो गुणात्मक है। अब ना कि उसे संख्या में मापना, संख्या में मापना तो अलग पार्ट बन जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें ना शब्द, स्टेटमेंट, अनुभव, संदर्भ इत्यादि के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयास किया जाता है, और ये बात सत्य भी है। अब इन्हीं की अगर आप विशेषताओं को देखोगे तो आप और आसानी से समझ जाओगे। जैसे गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना, अनुभव और अर्थों की गहराई में जाकर जब विश्लेषण करोगे ना, अनुभव का, अपने अपने तर्क का, जब गहराई से किसी चीज़ को जानने का प्रयास करोगे तो उस दृष्टिकोण में आपका कहलाएगा ये गुणात्मक अनुसंधान। दूसरा आपका आता है नमूना आकार छोटा होता है, यानी सैंपल। आप ऐसा कह लीजिए, नमूना आकार यहाँ पर छोटा होता है। इसका मतलब ये है कि चयनित प्रतिभागियों से विस्तृत जानकारी, यानी सैंपल प्रतिभागियों से व्यापक जो जानकारी हमें मिलती है, उन्हीं जानकारियों का एक छोटा सा सैंपल लेते, जैसे हमने कहा कि भाई ये 1000 लोग हैं, इनमें से हमने 10 लोगों को चुन लिया, और ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका बन जाता है गुणात्मकता, गुण के आधार पर। तीसरा आ जाता है आपका प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करता है। ये प्राकृतिक वातावरण में ये क्या बेसिकली करता है? यह स्टडी करता है या उसका अध्ययन करता है। तो आर्टिफिशियल नियंत्रण के बजाय बेसिकली यथार्थ पर बल देता है। यहाँ पे कोई बनावटी पर नहीं चीज़ें होती है, ये सीधा सीधा यथार्थ पर। अच्छा, यथार्थ का मतलब आप जानते भी होंगे, प्राकृतिक चीज़ों को ही रिलेट कराता है ना। यथार्थिक आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इस पर ये बल देता है, ठीक है। और एक फ्लेक्सिबिलिटी पर भी बल देता है, लचीलापन। लचीलापन, शोध के दौरान दृष्टिकोण बदला जा सकता है, पॉइंट आप बदल सकते हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो, इसलिए लचीलापन इसमें भी आता है। सांख्यिकी विश्लेषण के बजाय अगर हम बात करें तो यहाँ विषय वस्तु की व्याख्या बन जाती है ना। तो विषय वस्तु का मतलब हो जाएगा कि भाई पर्टिकुलर व्यक्ति पर बल दे देता है, इसलिए व्याख्यात्मक। अब आप पिछले वाले टॉपिक में क्या देख रहे थे? सांख्यिकी विश्लेषण देख रहे थे, लेकिन यहाँ सांख्यिकी विश्लेषण नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा व्याख्यात्मक विश्लेषण मिलेगा, व्याख्यात्मक विश्लेषण मिलेगा। और ये जो व्याख्यात्मक विश्लेषण है, ये आपका वस्तुनिष्ठ की व्याख्या करता है, वस्तुनिष्ठ की व्याख्या करता है ना। तो शोधकर्ता की भागीदारी, शोधकर्ता यहाँ पर सामाजिक संदर्भ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत ना अलग अलग विधियाँ आती हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे एक्सपेरिमेंट, सर्वे वगैरह, ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है, मैट्रिक्स, सोशल मैट्रिक्स देख रहे थे आप, अनुपात, प्रतिशत वगैरह, वो आप देख रहे थे कहाँ पे? आप देख रहे थे मात्रात्मक में। अब यहाँ ये अलग मेथड बनाता है अपना, और इसके मेथड में अगर हम बात करते हैं गुणात्मकता वाले में, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा इंटरव्यू को, ये बहुत बार आता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, और एक होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन, ठीक है। एक होता है केस या स्टडी, एक होता है आपका केस स्टडी। भाई ये तो व्यक्ति पर बल देता है, तो जाहिर सी बात है केस स्टडी इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। और यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस होता है। कंटेंट एनालिसिस को हिंदी में हम लोग बोलेंगे सामग्री विश्लेषण, सामग्री जो है विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण। और एक होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन, FGD, फोकस ग्रुप डिस्कशन, 1 2 3 4 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंटरव्यू होता है वो खुली बातचीत के माध्यम से जानकारी को कलेक्ट किया जाता है, ये सिंपल बात है। ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन होता है, व्यवहार को और क्रिया को देखकर जानकारी कलेक्ट की जाती है, और ये बात सत्य भी है। केस या स्टडी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, घटना, समूह का गहन या स्टडी जो की जाती है, उस क्रिया को दर्शाता है ये। और सामाजिक विश्लेषण, सामग्री विश्लेषण का मतलब होता है भाषण, संवाद, दस्तावेज इत्यादि विषय वस्तु का विश्लेषण करती है, इसलिए सामग्री विश्लेषण है। फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है कि समूह में चर्चा के माध्यम से अनुभव साझा किया जाएगा या शेयर किया जाएगा आप लोगों से, एक्सपेरिमेंट।
बात समझ में आई इतनी बात? बोलिएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। चलो, तो ये चीज़ें थी, इसके संदर्भ में आप इन बातों को ध्यान में रख सकते हो। मैं एक अप्लाइड सवाल के आधार पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और अगर आप उस उदाहरण को अच्छे से समझ जाओगे तो मैं आशा करता हूँ कि गुणात्मक उपागम आप शायद अच्छे से समझ जाओगे। मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनिएगा। इन केस अगर अप्लाइड सवाल बनेगा तो यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता, अब कोई क्यों लेते हैं, आप लोगों में से किसी एक बच्चे को ले लीजिए, या अपने आप को सोचिए कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का क्या मीनिंग बनता है। जरूरी नहीं कि महिलाओं के लिए ही सशक्तिकरण हो गया, बच्चों के लिए भी आप कह सकते हो, उनके श्रम निषेध को लेकर बात कर सकते हो, युवाओं को जागरूकता के संदर्भ में बात कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता को किसी बस्ती में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, तो वह महिलाओं से बातचीत करेगा। बात सत्य है, सामाजिक कार्यकर्ता का ये रोल भी बनता है, वो उसे बातचीत करे, तभी तो समझ पाएगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। उसी तरीके से बच्चों से भी, युवाओं से भी। तो महिलाओं से बातचीत और उनकी कहानियाँ, अनुभव और भावनाओं को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा उनके साथ साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू, या आप कह लीजिए कि उनके साथ इंटरव्यू ना करके फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए। एक दो महिलाएं नहीं है, कई महिलाएं हैं, किसी कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है, उनके साथ ग्रुप में बात कर लीजिए। और ये करना भी चाहिए आप लोगों को। जब आप किसी बच्चे या युवा या वृद्ध या महिला के सशक्तिकरण पर बल दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, और उनको समझने के लिए आपने क्या लगा दिया, मेथड लगा दिया, जो मैंने ऊपर मेथड बताया। उन्हीं क्रियाओं को हम लोग बोल देंगे गुणात्मक उपागम। यही है गुणात्मक उपागम। आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने व्यक्तिपरक अनुभवों को गहराई से समझा, आपने भाई जो हंसी पर पड़े जो समूह था, जो बेसिकली पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग के लोग थे, उनकी आवाज़ आपने सामने रखा, संवेदनशील मुद्दों पर अध्ययन किया, लैंगिक हिंसा या मानसिक स्वास्थ्य या कार्यक्रम की गुणवत्ता या उपयुक्तों का आपने समझा। अब उन्हीं के आधार पे आपने क्या बनाते हो, नीति बना देते हो, या कोई बेसिकली प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम वगैरह संचालित कर देते हो, तो वही कहलाता है आपका गुणात्मक अनुसंधान। बस इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्या ये बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई है? हाँ जी सर। अब देखिए, आप सभी लोगों को अगर मैं बात करता हूँ, ये तो समाज कार्य शोध के अंतर्गत मैंने दो ऐसे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं जो आपकी परीक्षाओं में बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर। महिलाओं पर भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं कौन कौन सी हैं, उन योजनाओं पर थोड़ा सा एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं, ताकि परीक्षाओं में अगर आए तो आप आसानी से कर सको। ठीक है, तो चलो ध्यान दीजिए। जी सर। जैसे आप सबके लिए मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, और वो पॉइंट ये होगा, वुमेन वेलफेयर स्कीम। इसका मतलब साफ है कि महिला केंद्रित योजना पर हम बल दे रहे हैं, या महिला कल्याण योजनाओं पर बल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सरकारी योजना, अदला की सारी सरकारी योजना ही बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत ही फेमस योजना 22 जनवरी 2015 को
यह योजना स्टार्ट हुआ सर्वप्रथम हरियाणा के पानीपत से ये योजना शुरू की गई। मैं आपको बता दूं, इस योजना का जो उद्देश्य रहा है, ये बालिका भ्रूण हत्या को रोकना था। भ्रूण हत्या को रोकना था और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना था। कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना था। लिंगानुपात पर बात करता है ये, लिंगानुपात पर ये क्या करता है, बल देता है। तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा ही अहम रोल या अहम मुख्य पार्ट बन जाता है। और मैं आपको बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 2015 में आई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान में जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय है, ये बात आप जानते हैं। तो इसमें ना 1, 2, 3 जैसे कौन कौन सी, एक तो महिला एवं बाल विकास, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, 3 मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं में अपना एक अहम रोल अदा करती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं दूसरी योजना को लेकर। एक योजना आती है बहुत ही फेमस योजना, परीक्षा में रिपीट कई बार होता है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। आप इसे हिंदी में भी लिख लीजिए वरना भूल जाएंगे। पीएम मातृ वंदना योजना। मैं आपको बता दूं, देखिए इस योजना को अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल बात है, आप गूगल भी कर लेना, आपको मिलेगा 2010। कारण ये है कि मैं आपको एक पेपर अभी 22 जून को जो हुआ था यूजीसी नेट का, मैं उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा था। वहाँ पर मिशन शक्ति एक योजना थी वहाँ पर जो 2017 की, वो भी थी, और एक ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ था मातृ वंदना योजना, और उसमें लगाना था प्रारंभ से लेकर। जैसे एक तो वन स्टॉप सेंटर, सॉरी एक था स्वाधार योजना, और एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये एक योजना थी उसमें मातृ वंदना योजना, एक था मिशन शक्ति योजना, ऐसी थी, ठीक है। तो वहाँ बेसिकली 2 तो कंफर्म था, एक 2001 में आई थी, एक 2015 में आया था, ठीक है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का अगर आप गूगल भी करोगे तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा ना 2017 भी। लेकिन अगर आप इसी योजना को आप इंदिरा गांधी योजना के नाम से, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी योजना के नाम से सर्च मारोगे तो 2010 दिखाएगा, और 1 जनवरी 2017 का जो वर्ष दिखाएगा नाम परिवर्तन का दिखाएगा, नाम परिवर्तन का दिखाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न विवादित हो सकता है, अगर आप क्लेम करोगे, नेट वाले बच्चे क्लेम करेंगे तो आसानी से नंबर मिल सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं फिर वो आयोग क्या करता है इस पर, ठीक है। तो बेसिकली जो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देखने को मिला 2017 में, ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देता है, और ये मैं आपको बता दूं 5,000 रुपये। अच्छा, आप जानते भी होंगे, है ना, 5,000 रुपये। जैसे पोषण प्रसव पूर्व देखभाल को बढ़ावा देने के लिए ये पैसे वगैरह दे रहा है, ठीक है, सरकारी योजना। तो पहली बार गर्भवती महिलाओं के लिए बेसिकली यहाँ पर ये लाभार्थी होती हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपको केवल 2 बातें याद रखनी, एक तो ये याद रखना है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देता है, दूसरी आपको याद रखनी 5,000 रुपये देता है, तीसरी बात आपको याद रखनी है ये कि 1 जनवरी 2017 से ये आया है, ठीक है। बस इसके आधार पे बाकी अब देखो, जैसे अगर इस प्रश्न पर अगर जो आया, अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता यूजीसी नेट वाले में, तो मैं ये ज़रूर सोचता कि ये शायद मातृ वंदना योजना है, क्योंकि 2017 दोनों मैच कर रहा था, तो मेरा माइंड जाहिर सी बात है उस पर क्लिक होता, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग का भी ये माइंड क्लिक उसी पर करता कि पहले 2010 लगाते हैं फिर 2017, क्योंकि 2017 दोनों मैच कर जाएगा, तो वो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। आई थिंक क्लेम हो सकता है इस प्रश्न पर। अब एक और बात करता हूँ जो आया हुआ था महिला शक्ति केंद्र योजना। मैं अभी भी आपको बता रहा था ना, महिला
शक्ति केंद्र योजना। अब देखो ये योजना बेसिकली 2017 और 18 में आया है, 2017 और 18 में आया है। तो ग्राम स्तर पर महिलाओं को जानकारी या स्किल ट्रेनिंग का मतलब एक्टिविटी, सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि सिखाना, कानूनी सहायता इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 और 18 में शुभारंभ किया गया। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये योजना जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर केंद्र पर बेसिकली स्थापित है ये योजना। अच्छा, सभी योजनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ही हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग इसके संदर्भ में। उसके बाद एक योजना और आती है, वो आता है आपका उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला योजना की बात मैं एक बार आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2007 में आया है। जो 2007 में आया है वो महिला की यौन शोषण से संबंधित है, 2007 वाला। लेकिन एक और उज्ज्वला योजना आई है जो 2016 में आया हुआ है, और ये जो 2016 में आया है ये गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के संदर्भ में आया है, 2016 वाला। अब गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देना या स्वास्थ्य से सुरक्षा या पर्यावरणीय संरक्षण या समय की बचत इत्यादि को बात आप ध्यान में रखकर इस ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हो, 2016 में। और एक योजना और आई है सुकन्या समृद्धि योजना। अच्छा आप देखो, सुकन्या समृद्धि योजना की बात हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात हो, तो भी आपको 22 जनवरी 2015 का वर्ष दोनों सिमिलर ही लगाना है, ठीक है भाई, भूलना नहीं। तो बालिका शिक्षा और विवाह हेतु बचत को प्रोत्साहन देता है ये सुकन्या समृद्धि योजना, है कि नहीं। जिसे उच्च ब्याज दर, टैक्स में छूट, माता पिता के द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। यह है सुकन्या समृद्धि योजना का पार्ट। क्यों भाई, कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? रेनू बताओ। जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। जी सर। अगला देखो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर योजना। और ये बात आप जानते हो, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। अच्छा ये जानते हो किसके अंतर्गत आता है वन स्टॉप सेंटर योजना? ये आता है महिला बाल विकास WCD निर्भया निर्भया फंड के अंतर्गत आता है। अच्छा, निर्भया फंड की स्थापना को लेकर बात जब होती है तो वो 2013 का वर्ष आता है। भाई अगर 2013 में यह स्थापित हुआ होगा तभी तो वन स्टॉप सेंटर योजना बनाई गया 2015 में और इसी के अंतर्गत रख दिया गया। समझते चलिएगा बात को, दोनों अपने आप में प्रश्न बनाते हैं। और अभी आप 26 जून वाला पेपर सोशल वर्क का देखोगे ना तो इससे सवाल 2 या 3 बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से। अब देखो ये वन स्टॉप सेंटर योजना को लेकर अगर जब बात करता है तो ये हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को एक ही जगह पर सभी सहायता दे देता है। तो एक फ़ायदा ये हो गया। अच्छा, सभी सहायता का मतलब क्या हुआ कि भाई उसको पुलिस की सहायता मिल गई, उसको मेडिकल लाइन की हेल्प मिल गई, उसको कानूनी सहायता मिल गई, उसको काउंसलिंग मिल गई। अच्छा, कई इसके अंतर्गत कई पार्ट होते हैं, है ना, कई नामों से ये जाना भी जा सकता है। तो उस प्रक्रिया में इसका नाम हमें देखने को मिल जाता है। इसका एक और नाम है, जानते हो, वन स्टॉप सेंटर योजना का नाम है सखी केंद्र। क्या बोलते हैं इसका? सखी केंद्र। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अगर सखी केंद्र पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये वही वन स्टॉप सेंटर योजना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सोचना, ऑप्शन को ध्यान में रखकर। CBT का पेपर है, 200 प्रश्न आने वाले हैं सोशल वर्क का, तो आपको हर एक प्रश्न पर फोकस करने की आवश्यकता है। सोशल वर्क और सोशोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उन दोनों पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है आपको। अच्छा, एक और योजना आती है स्वधार योजना। देखो अभी तक मैंने ये जो 7 योजनाओं के बारे में बताया है ना, ये मैंने UGC नेट के पेपर में देखा है, समझे आप? ये UGC नेट के पेपर में मैंने देखा है
और उन्हीं को मैं आप लोगों को यहाँ पर रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली के पॉइंट्स आपके सामने प्रस्तुत है। समझ रहे हो ना आप। अब ये जो स्वाधार गृह योजना है, भारत सरकार के द्वारा एक चलाई गई कल्याणकारी योजना है। बेसिकली ना, जो संकटग्रस्त और बेसहारा महिलाएं होती हैं उनको आश्रय दे देता है, उनकी देखभाल कर लेता है, उनके पुनर्वास की बात कर लेता है इत्यादि, इस तरीके की सुविधाएं वगैरह उनको प्रोवाइड कराता है। और इसकी शुरुआत हुई 2001 में। मैं आपको बता दूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ये अधीन या इसके अधीन ये बेसिकली शुरुआत की गई। संकट में पड़ी महिला, बेसहारा महिला, विधवा महिला, मानसिक रूप से पीड़ित महिला के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पुनर्वास के लिए या आश्रय या भोजन या वस्त्र या चिकित्सा काउंसलिंग या स्किल ट्रेनिंग के लिए ये योजना बड़ी फेमस हुई। अब परीक्षा में सवाल बना सकता है कि अस्थाई आवास मतलब अस्थाई शेल्टर, संकट में फंसी महिलाओं को अस्थाई शेल्टर देता है। अब फिक्स नहीं देता है, कल बदल भी सकता है, दोबारा भी चेंज कर सकता है। हाँ टेम्परेरी शेल्टर। हाँ अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। तो देखिए, संकट में फंसी महिलाओं को अस्थाई आवास देना, यानी आप ये कहें अस्थाई शेल्टर, आवास का मतलब शेल्टर, ठीक है, देना। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए काउंसलिंग यानी उनकी परामर्श करना, कानूनी सहायता, स्किल ट्रेनिंग, पुनः एकीकृत करना। विशेष रूप से उन महिलाओं को सहायता देना है जिनका कोई सामाजिक आर्थिक सहारा ना हो, उसके लिए बनाया गया भाई कि स्वाधार गृह योजना, है ना। अच्छा, इसमें लाभार्थी होगा कौन, मैं आपको बता दूं, जो घरेलू हिंसा झेल रही महिला है, वो जो पीड़ित महिला है, जो मानसिक उत्पीड़न झेलने वाली महिला है, जो यौन उत्पीड़न या बलात्कार या मानव तस्करी की शिकार महिला है, जो वृद्ध और विधवा महिला, जिन्हें परिवार से समर्थन नहीं मिल रहा है, जेल से छूटी महिलाओं को पुनर्वास की स्थिति में लाने के लिए स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत ये चीज़ें रखी जाती हैं। अब तक में अगर हम बात करते हैं सुरक्षित आवास 25 महिलाओं तक, स्वाधार गृह में मिलने वाली सेवाएं हैं भोजन, वस्त्र और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श और पुनर्वास की योजना इत्यादि, इस तरीके की चीज़ें जो है चलाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा स्वाधार गृह योजना कब शुरू हुआ, तो 2001 बताइएगा। और इस योजना में कितनी महिलाओं को एक गृह में रखने की अनुमति है, एक घर में रखने कितनी महिलाओं की अनुमति है, तो 25 महिला को। स्वाधार गृह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका स्वाधार योजनाओं के बाद एक और आता है यहाँ पे कार्यस्थल पर कार्य। सर इसको शॉर्ट स्टे होम भी बोल सकते हैं ना? कौन सा होम? शॉर्ट स्टे होम। शॉर्ट होम, शॉर्ट होम, शॉर्ट स्टे होम, शॉर्ट स्टे होम। स्पेलिंग बताइए एक बार। SHORT, शॉर्ट स्टे, हाँ शॉर्ट स्टे, STAY, स्टे होम। सर स्टे बोल रही है, स्टे। अच्छा, शॉर्ट इस, हाँ स्टे, हाँ तो शॉर्ट स्टे होम। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल। ये तो अस्थाई तरीके से बात वही है मैडम। अगर मैं बोलूँ अस्थाई, नहीं सर मैं यही बोल रही थी कि इसको बोल सकते हैं ना, इन केस ऐसा आ जाए तो। बिल्कुल। अरे आपको तो मैंने अस्थाई आवास बोला ना। अस्थाई आवास का मतलब क्या हुआ, अस्थाई मतलब शॉर्ट स्टे को आप सिनोनिम शब्द में अस्थाई बोल सकते हो। भाई कम समय तक के रहना है ना, स्टे का मतलब ठहरना, तो आप कम समय के लिए ठहर रहे हो, और या तो आप कम समय के लिए ठहर रहे हो या आप अस्थाई कह लो। अस्थाई मतलब होता है फिक्स हो जाना, अस्थाई का मतलब होता है भाई कम समय के लिए, बात वही है, ठीक है मैम। चलिए देखिए 8वां जी, एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। अस्थाई के संदर्भ में मतलब ये नाम क्यों इतना मतलब फोकस किया गया है? अस्थाई कितने दिन के लिए, या फिर और कोई सुविधा और कोई जगह में ट्रांसफर किया जाता है? अस्थाई का मतलब ये हुआ कि उनको ना फिर जैसे क्या कि जिस तरीके से उनकी
नीड बनेगी उसके आधार पे वो दूसरी जगह भी जा सकते हैं। अस्थाई शेल्टर वो फिक्स थोड़ी ना उनका उनके नाम कर दिया, वो रूम कर दिया, उनके नाम फ्लैट कर दिया। तात्कालिक सुविधा मतलब इमरजेंसी में सुविधा जो दी जाती है। इमरजेंसी नहीं, जैसे कि किरण जी, उनको फिर दोबारा से सोसाइटी में रीइंटीग्रेट भी तो करना है ना, उसको कब बिल्कुल। तक रखेंगे वहाँ पे? हाँ, उनको ऐसे थोड़ी ना कर दिया कि अब आप यहाँ पे, अच्छा भाई अगर वो उनको अस्थाई कर दिया, आप सोचो और महिलाएं जो बचेंगी आने वाले समय में, फिर तो उनके लिए तो कोई उनके प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं? अस्थाई अगर उनको कर देगा तो अगर इनका पुनर्वास हो गया, ये सुधर गए, तो इनको समाज की मुख्य धारा से फिर नहीं जोड़ोगे आप कि अपने पास ही रख लोगे, ऐसा यस। नहीं होता। ठीक है, पॉइंट नंबर पढ़ेंगे आगे। पॉइंट नंबर मैं बात कर रहा था 8 वाला पेज, ठीक है, 8 नंबर का आता है। और मैं आपको यहाँ पर भी आपको एक चीज से समझाना चाहूंगा कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण एक्ट यानी अधिनियम से संबंधित। अच्छा, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते भी होंगे, है ना? याद आ रहा है आपको ये मैं किस चीज की बात आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ? जी सर, पोस्ट 2013। पोस्ट एक्ट, बिल्कुल। आपने यहाँ पे अगर सोचा है पोस्ट तो बहुत अच्छा सोचा है। मैं उसी की बात आपसे संबंधित यहाँ कर रहा हूँ। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन की बात करता है यहाँ पर ये एक्ट। और ये एक्ट बेसिकली 2013 के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण, निषेध और निवारण प्रदान करता है। ये एक्ट प्रारंभ हुआ था बेसिकली 9 दिसंबर 2013 को, और इसका आधार बनाया गया था विशाखा बनाम राज्य सरकार का जो मामला था 1997 का, उसके आधार पे इसका आधार बनाया गया था। और कहा गया, टारगेट बनाया गया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना है। ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को रोकना है, ऐसे व्यवहार को सख्ती से प्रतिबंधित करना है, उत्पीड़न की शिकायतों के लिए उचित शिकायत प्रणाली स्थापित करनी है। यौन उत्पीड़न जानते हो किस तरीके से ये एक्ट परिभाषित करता है? यौन उत्पीड़न को बेसिकली कहता है अगर आपने किसी के साथ अश्लील टिप्पणी कर रहे हो तो यौन उत्पीड़न कर रहे हो, अनुचित स्पर्श कर रहे हो तो भी यौन उत्पीड़न हो रहा है, यौन संकेत देने वाला व्यवहार कर रहे हो तो भी हो रहा है, अश्लील चित्र या वीडियो दिखाना वो भी यौन उत्पीड़न का पार्ट है, धमकी या दबाव डालकर यौन संबंध बनाने की मांग कर रहे हो तो भी यौन उत्पीड़न का ये पार्ट है। ये किस पर लागू होता है? हालांकि बेसिकली सभी सरकारी और निजी संगठनों पर लागू होता है, एनजीओ पे लागू होता है, विद्यालय में लागू होता है, कॉलेज में लागू होता है, हॉस्पिटल में लागू होता है, कारखाने में लागू होता है, इत्यादि जगह पे ये एक्ट लागू होता है। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में भी ये बेसिकली लागू होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई। जैसे व्यवस्थाओं में अगर हम बात करते हैं तो एक आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले हर संगठन में बनाना अनिवार्य है, और इसमें एक अध्यक्ष होगी, वो भी वरिष्ठ महिला कर्मचारी, कम से कम 4 सदस्य होंगे और एक बाहरी एनजीओ का व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें जो है बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो पोस्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 2013 में। आईसीसी किस संस्था में बनाना अनिवार्य हो गया है? तो जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी, जैसे कोई संस्था है, कोई विद्यालय, कोई एनजीओ 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो ये आईसीसी इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए या एक होना चाहिए। पोस्ट एक्ट की प्रेरणा किस मामले से मिली थी? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाला जो 1997 का है, यही जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, राज्य सरकार वाला। फिर उसके बाद पोस्ट अधिनियम का पालन ना करने पर, अगर आपने इसका अधिनियम पालन नहीं किया तो 50,000 का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और नाम सुना होगा, स्टेप, पेपर में आता है। ठीक है, स्टेप, STEP। एक तो पूरा नाम पूछ सकता है आपसे।
सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। मैं लिख देता हूं ताकि आप याद रखें। ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। स्टेप योजना इसको बोला जाता है। स्टेप योजना इसको बोला जाता है। अच्छा देखो, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है इसमें, ठीक है, और रोजगार से जोड़ने का प्रयास करना है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। और जैसे अगर मैं इसके अंतर्गत बात करूं, सिलाई, डेयरी और हथकरघा, कृषि इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना है, उनकी बेसिकली व्यवसाय वगैरह को लेकर फोकस करना है इस स्टेप योजना में, ठीक है। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है ये। महिलाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने का प्रयास करता है ये। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1986 और 87 में, 87 में। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात करा। अच्छा देखिए, 16 साल या उससे अधिक आयु के सभी वर्गों की महिलाओं के लिए स्टेप योजना थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को संगठित करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने की बात करता था, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। ये बात ध्यान रखिएगा। परीक्षा में सवाल पूछेगा, स्टेप योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो महिला एवं बाल विकास योजना। कब शुरू किया गया? 1987। स्टेप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण देकर रोजगार या स्वरोजगार या उसे आत्मनिर्भर बनाना। स्टेप योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो कृषि, डेयरी, हथकरघा, ब्यूटी, वेलनेस और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ठीक है, आईटी और सेवा केंद्र, ठीक है, पशुपालन एवं मुर्गी पालन, ठीक है, खाद्य यानी फूड जो है प्रोसेसिंग, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसके बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, इसके संदर्भ में शामिल किया जाता है ना। निर्भया फंड एक और हमारे सामने आता है, निर्भया फंड। निर्भया फंड, निर्भया फंड बेसिकली भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तिकरण के लिए 2013 में स्टार्ट किया गया था, है कि नहीं। इसका नाम 2012 में बेसिकली जो दिल्ली गैंगरेप कांड की पीड़िता निर्भया के नाम पर रखा गया था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, ठीक है। और ये 2013 में शुरू हुआ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये बेसिकली लाया गया है ना। केवल महिलाओं को सुरक्षा, राहत और पुनर्वास सशक्तिकरण योजना पर बल देता है ये योजना, ठीक है। यौन हिंसा या उत्पीड़न या शोषण की घटनाओं से प्रभावित महिलाओं को त्वरित सहायता देता है ये निर्भया फंड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाएं भी पहल करती हैं। कौन कौन सी योजना इसके अंतर्गत आती हैं? तो आप ये कह सकते हो कि वन स्टॉप सेंटर एक योजना, जिसका सखी केंद्र मैंने नाम बताया था। एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी है 181, ठीक है। सेल्फ सिटी जो है प्रोजेक्ट, ठीक है। पैनिक बटन मोबाइल में भी, जिससे आपात स्थिति में पुलिस सहायता कर है ना देना। इस तरीके की चीज़ें बेसिकली महत्वपूर्ण बन गई। तो परीक्षा में सवाल बनेगा, निर्भया फंड की शुरुआत कब हुई? तो 2013। निर्भया फंड किस उद्देश्य से लाया गया था? महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए लाया गया था। वन स्टॉप सेंटर योजना किस फंड के तहत आता है? तो निर्भया फंड के तहत आता है, ठीक है। हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 181 है, ठीक है। निर्भया फंड का संचालन किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो मंत्रालय बेसिकली वित्त मंत्रालय है, लेकिन योजनाएं बेसिकली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। अधीन तो वित्त मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अभी तक मैंने कुल 10 योजना महिलाओं के संदर्भ में बताया है, जो आज के समय में या आज की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप जो 11-12 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसमें किसी भी प्रकार की आपको लेकर दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं से संबंध में नीतियों को लेकर।
अब इसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, नीतियाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट रही हैं और आप भली भांति तरीके से जानते भी होंगे। महिलाओं के संदर्भ में एक राष्ट्रीय महिला नीति है, बता सकते हो? नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। 2001। हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया 2001। कि यदि राष्ट्रीय महिला नीति आपको पता है 2001, तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के लिए बनाया गया है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा इसके संदर्भ में, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य नीति है, बताना चाहोगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बोलिए, कब आई? भाई तो बहुत फेमस है। पहली तो 1983 में आई थी, दूसरा 2002 में आया था, तीसरा कब आया? 2017 में आया। 2017। तो ये तो बड़ा बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको आप याद रखा करो, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001। 2000 में करिएगा, 2001 नहीं, 2000। महिलाओं को बेसिक ऐसी जनसंख्या नीति, हाँ 2000 में करिएगा। महिलाओं को परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधन या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जागरूक करना था, इसके लिए लाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताइए जरा। 1968 में पहली आई थी, फिर सेकंड 1986 में। 1968 है ना, फिर 1986, फिर आपका 2000। तो 1992, अच्छा हाँ, फिर 1992 में भी आई, बिल्कुल सही आपने बताया। और फिर 2020, 2020, फिर 2020 सर। हाँ 2020, ठीक है। तो ये 2020 वाले मैं बात कर रहा हूँ। लैंगिक समानता, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, छात्रवृत्ति वगैरह देना, ठीक है। इसमें एक शब्द आता है स्टेम करके, लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देता है। एक स्कीम है स्टेम। परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे STEM, स्टेम। साइंस, एस से क्या हो जाएगा? साइंस, टीच होगा यहाँ पे, टेक या आप टेक भी बोल सकते हो। और इंजीनियरिंग और M से मैथ, याद रखिएगा ये वाला, अगर पेपर में आ जाए तो ये वाला आप जरूर ध्यान लगाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ संदर्भ में बातें बताई गई हैं। महिला आरक्षण नीति को लेकर बात किया जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो 2023 के तहत संवैधानिक प्रावधान दिया गया था और कहा गया था कि संसद और राज्य विधानमंडल में या विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ये आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में ध्यान रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें 2-3 डेट मैं नोट करवाना चाहूँगा क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में, ये पहला हो गया, ठीक है। और 1975 में ही मैक्सिको सिटी में पहला विश्व महिला सम्मेलन भी हुआ था। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया भी कई बार इसको। विश्व महिला सम्मेलन भी हुआ था। और 1976 से लेकर 1985 के बीच में संयुक्त राष्ट्र महिला दशक घोषित किया गया। इसको क्या बोला गया है? दशक बोला गया है ना। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोला गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, है ना।
ये 2-3 बातें हैं जो महिलाओं के संदर्भ में मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पे चर्चा किया है, आप लोगों से संदर्भ में। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज़। नहीं सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये चीज़ें यहाँ पर फोकस किया है तो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं तो एक और आगे समाजकार्य की थ्योरीज है ना, अभी मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया है ना, थ्योरीज पे, सोशोलॉजिकल थ्योरीज पे डिस्कस किया था, यही ना, समाज कार्य की थ्योरी पे डिस्कस नहीं किया है। नहीं किया सर। हाँ, अब देखो इन थ्योरीज में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कुछ थ्योरीज हैं बेसिकली बहुत ही फेमस थ्योरीज मानी जाती हैं। जैसे देखो एक्सचेंज थ्योरी जो मैंने भी आपको बताया, फेमिनिस्ट जो थ्योरीज बताया, वो थ्योरीज सिमिलरिटी को वहीं पर रिलेट करा देती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, आप उन्हीं को दर्शा सकते हो। एक इकोलॉजिकल थ्योरी है, इकोलॉजिकल थ्योरी जानते किसने दिया है? ब्रॉन फेयर। ब्रोफेन ब्रेनर के द्वारा दिया गया, या उरी ब्रोफेन ब्रेनर का नाम लगेगा, और इसका प्रयोग क्षेत्र, क्लाइंट और उसके पर्यावरण से संबंधित होता है ना, इस थ्योरी से, और ये बात सही है। और एक स्ट्रेंथ बेस्ड थ्योरी होता है, पेपर में आया भी था इस बार, स्ट्रेंथ नहीं, हाँ स्ट्रेंथ करिएगा, एक सिस्टम थ्योरी भी है, एक स्ट्रेंथ बेस्ड थ्योरी है कि नहीं? आपको बता दूं, डेनिस ठीक है, सलीबे के नाम आता है इस थ्योरी में, और सामुदायिक संगठन के संदर्भ में आता है शक्ति आधारित थ्योरी, ये पेपर में आ भी चुका है कई बार। एक होता है सिस्टम थ्योरी, है ना, सिस्टम थ्योरी में देखो बेसिकली कई विचारक आते हैं, जनरल थ्योरीज थिंकर्स जितने बार्टालम्फी आते हैं, लेकिन मेन जो रोल होता है वो बार्टालम्फी का नाम आता है ना, बार्टालम्फी। तो लुंडविन बार्टालम्फी का नाम आप याद रख सकते हो। ये इन्वायरमेंट और व्यक्ति के संबंध को दर्शाता है, व्यक्ति और पर्यावरण के संदर्भ को दर्शाता है। साइको सोशल एक थ्योरी है, आप भली भांति तरीके से जानते हो, उसको बताने की जरूरत है नहीं, सभी बच्चों को पता होगा ये साइको सोशल थ्योरी। सिगमंड एरिक एरिक्सन। ये साइको सोशल, अच्छा एरिक एरिक्सन साइको एनालिटिकल, यहाँ पे एनालिटिकल करिएगा सिगमंड फ्राइड का। सर एनालिटिक फ्राइड आएगा। हाँ एनालिटिकल बोलिएगा तो फ्राइड का नाम आ जाएगा, ठीक है, एनालिटिकल का नाम आप यहाँ पे दर्शाएंगे तो सिगमंड फ्राइड का नाम आएगा। और साइको सोशल डेवलपमेंट अगर आएगा तो आप क्या नाम दर्शाएंगे? एरिक एरिक्सन। हाँ एरिक एरिक्सन लगाना होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एरिक एरिक्सन, ठीक है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बोला जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का नाम आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम थ्योरी भी आ गया, साइको सोशल थ्योरीज भी आ गया, स्ट्रेंथ भी हो गया। कॉन्फ्लिक्ट तो आपको पता है कार्ल मार्क्स का है, एक्शन थ्योरी भी जॉर्ज थॉमस का पता है जी सर। है ना, फेमिनिस्ट भी आपको बता दिया है, ठीक है। एंटी ऑप्रेस्ड थ्योरी, उनका नाम लगाइएगा, एंटी ऑप्रेस जो है ऑप्रेसिव थ्योरी, क्या नाम था उसका, जो चैतन्यकरण का सिद्धांत किसने दिया है? पाउले फ्रेरे का नाम लगाइएगा, ठीक है, ऑप्रेसिव थ्योरी में, ठीक है। इस क्रिया में अगर आपसे पूछा जाएगा, देखो ये कुछ थ्योरी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, इनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि इन थ्योरीज के नाम आप लोग ना याद रखिएगा, इनकेस अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से इनको बता सकें, है ना। तो ये जो एंटी ऑप्रेसिव थ्योरी है, सोशल वर्क का एक महत्वपूर्ण थ्योरी है ये, जहाँ वंचित समुदाय
की आवाज़ को सामने लाने के लिए बात कही जाती है या उसकी बातों को ऊपर उठाया जाता है। और इसके 3 स्तर पर किया जाता है, एक तो पर्सनल लेवल पर भी किया जाता है, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी किया जाता है, एक कल्चरल लेवल पर भी इस थ्योरी का प्रयोग में लाया जाता है। क्रिटिकल सोशल वर्क थ्योरीज, एम्पावरमेंट थ्योरी और स्ट्रक्चरल सोशल वर्क अप्रोच इत्यादि चीज़ों पर ये बेसिकली एक अहम रोल अदा करता है ये थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा आप सभी लोग, पावलाव का नाम, सॉरी पावलाव का नाम नहीं है, चैतन्य पाउले फेरे, पाउले फ्रेरे, हाँ पाउले फ्रेरे, शुद्धिमतीकरण भी इसी का है हाँ पाउले फ्रेरे, ना सर? हाँ शुद्धिमतीकरण का सिद्धांत, चैतन्यकरण का सिद्धांत, ठीक है, पाउले फ्रेरे का ही नाम आता है। तो ये आपको कुछ सोशल वर्क थ्योरीज के अंतर्गत या समाज कार्य सिद्धांत कह लीजिए, उनके अंतर्गत आप लोगों को ये नाम जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और भूलना नहीं है आप लोगों को। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही फेमस थ्योरीज हैं ये सभी की सभी। ठीक है, और टास्क सेंट्रल थ्योरी आप जानते हैं, विलियम जे रीड का द्वारा दिया गया है, छोटी अवधि की समस्याओं को विशेष कार्यों को लेकर कार्य करता है। टास्क सेंट्रल थ्योरी पता है ना? जी सर, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होता है। हाँ, तो ये आप कहिएगा। और उसके बाद एक आता है क्राइसिस इंटरवेंशन थ्योरी, है ना, क्राइसिस इंटरवेंशन थ्योरी। और इस थ्योरी में लिडमैन का नाम आता है, जो है कैपलैन और लिडमैन का नाम देखने को मिलता है क्राइसिस इंटरवेंशन में। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिंडे मन का नाम और एक नाम आता है कैपलैन का नाम। ये 2 नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे इनके संदर्भ में। एम्पावरमेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? एम्पावरमेंट थ्योरी सोशल वर्क की थ्योरीज हैं ये। एम्पावरमेंट की थ्योरीज बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 12, ठीक है, सोलोमन का द्वारा दिया गया है, सोलोमन के द्वारा दिया गया, कमज़ोर वर्गों को सशक्त करने के लिए दिया गया है ये। ठीक है, और अच्छा एक देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, अभी हमने ऊपर देखा ना, एक नाम और नोट कर लीजिएगा इसके में, फेरे के साथ साथ इसके साथ लीना डोमिनल्ली का नाम, इसके साथ एक नाम और नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लीना डोमिनल्ली, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा एंटी ऑप्रेसिव थ्योरी में। ठीक है, साथ में लिख लीजिएगा बगल में। फेमिनिस्ट थ्योरी मैंने आपको बता ही दिया है, आप लोगों को भी, है ना। ठीक है, और उसके बाद आपका सीबीटी किसने दिया है? सीबीटी ये तो बहुत फेमस है, कई बार बोल चुका हूँ सीबीटी। सिगमंड फ्राइड। किसका? एरोन? सिगमंड फ्राइड। अरे सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एरोन बेक के द्वारा दिया गया है, सोच और व्यवहार को बदलकर समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया था ये। ठीक है, एक आता है रोल थ्योरी। रोल थ्योरी किसने दिया है? सोशल वर्क की थ्योरीज हैं सारी ये, बताओगे? जॉर्ज मीड के द्वारा दिया गया है रोल थ्योरी, और लिंटन के द्वारा दिया गया है, लिंटन के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, समाज में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आधार पर समस्याओं की पहचान करने के लिए रोल थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी तो आप जानती हो, है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना। इसके संदर्भ में बेसिकली ये आपके परीक्षा में अगर सवाल पूछेगा तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें बनाई जाएंगी। सिस्टम थ्योरी ना याद रखिएगा, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उन्हीं पर ये बेसिकली फोकस करता है ये थ्योरी। तो ये था सोशल वर्क के संदर्भ में, मेडिकल के संदर्भ में मैंने अभी आपको बताया है ये कुछ थ्योरीज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, है ना। भारत में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, उन अधिनियम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इन केस अगर एक्ट वगैरह पूछा जाएगा तो
कौन कौन सा एक्ट आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, मैं एक बार आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर हाँ जी, सर आपकी आवाज पहले से कम हो गई है थोड़ी। देखिए क्या मैं स्लो तो नहीं बोल रहा हूँ यार, आवाज़ तो ठीक है ठाक बोल रहा हूँ। नहीं स्लो नहीं बोल रहे थे, माइक से थोड़ी कम आ रही है। तो माइक में आपकी प्रॉब्लम होगी, जब स्लो नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब तो फिर तो ठीक ही आवाज़ है आपके पास, है ना। आवाज ठीक आ रही है। हाँ, आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो एक आता है बाल श्रम, ठीक है, निषेध और विनियमन एक्ट आता है बाल श्रम का, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, 1986 का है, ठीक है। एंड उसके बाद एक एक्ट आता है किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है, किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करते हो आप लोग, बच्चों के लिए बेसिकली देखभाल और संरक्षण अधिनियम है ये, जो 2015 का बेसिकली शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें देखिए ये बाल श्रम एक्ट में ना 2016 में भी क्या किया गया था, संशोधन किया गया था इसमें, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए श्रम कराया गया है, इस तरीके की बात इसमें हुई थी, है ना। बच्चों की सुरक्षा की लेकर बात की गई है, मैंने आपको भी हाल ही में एक क्लास आप सबको प्रोवाइड भी कराया है, पब्लिक करवाया है, NCN याद होगा, CNCP के बारे में, ठीक है, और CCL वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इन बच्चों के लिए बेसिकली सुरक्षा की बात कही गई है देखभाल वाले में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक अधिनियम है, आपने पता भी होगा, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005। हाँ, तो एक अधिनियम तो ये है आपका 2005 का। दहेज एक आपको मालूम होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961। हाँ, प्रतिषेध बिल्कुल सही बताया आपने, प्रतिषेध एक्ट है 1961। और एक आपका आता है बाल विवाह निषेध आता है ना, एक बाल विवाह निषेध अधिनियम आता 2006। है, हाँ, बाल विवाह एक निषेध अधिनियम आता है, निषेध अधिनियम, वो 2006 का आता है। और एक आता है NDPS नार्कोटिक ड्रग्स एंड 1955। 1985। हाँ, स्वापक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वापक, स्वापक मनोऔषधि प्रभावी। औषधि और मन प्रभावी पदार्थ, मन प्रभावी पदार्थ एक्ट है, जो 1985 का वर्ष बेसिकली आता है। देखो UGC नेट के सिलेबस में अगर मैं आपसे कहूँ तो समझो गलत लिखा हुआ है, 1986 लिख दिया है उसके सिलेबस में, ठीक है, मिस प्रिंटिंग भी आप कह सकते हो उसके संदर्भ में, ठीक है। एक बहुत ही फेमस एक्ट है भ्रूण भ्रूण लिंग परीक्षण, है ना, 1994। हाँ, भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिषेध एक्ट है, जो 1994 का आता है, ध्यान रखिएगा। एक आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम आता है, और बहुत फेमस है 1989 का। 1989। और एक देखो PWD एक्ट आता है, RPWD एक्ट नहीं, PWD, 1995। हाँ, अगर PWD पूछता है तो आप 1995, और RPWD पूछता है 2016। 2016। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, अभी हमने बताया पोस्ट एक्ट को लेकर, 2013। हाँ, 2013। और एक RTI आता है, RTI 2006। 2005, 2005। 2005 आएगा। एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986। 1986। संरक्षण एक्ट आता है 1986। और एक एक्ट आता है, और बताओ कोई एक्ट, ये तो हो गया। RTE एक आता है, RTE राइट, 2009। 2009। हाँ, तो ये तो देखो वो एक्ट, ये पोस्को एक्ट 2012। हाँ, पोस्को एक्ट 2012, ठीक है। इसी तरीके से आप ना, जैसे जो इम्पोर्टेंट, ये देखो जितना मैंने अभी आपको बताया ना, भारत के कुछ महत्वपूर्ण ये अधिनियम है, इम्पोर्टेंट एक्ट है, जो आप परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं, ये तो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं। अब अलग से कोई आ जाए तो अलग की बात है, लेकिन ये तो आना आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमेशा प्रश्न के या एग्ज़ाम में ट्रेंड में रहते हैं ये सारे एक्ट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है, क्लियर रहेगा। जी सर। जी सर।
अच्छा, सोशल वर्क या समाज कार्य दिवस को लेकर, है ना, समाज कार्य दिवस पर कुछ थीम बनाई गई। आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को वर्ल्ड सोशल वर्क डेज की थीम्स को लेकर रिप्रेजेंट कराया था, और भली भांति तरीके से अगर आप परिचित है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 26 जून को पेपर आया था ना, उसमें पूछा गया था। मैं एक बार थीम आपको बता देता हूँ समाज कार्य दिवस को लेकर, है ना, ठीक है। समाज कार्य दिवस को लेकर थीम जो 2025 में देखने को मिला, ठीक है, उसे बोला गया भला जीवन कह लीजिए, या आप इसे कह लीजिए परिवर्तनकारी बदलाव, परिवर्तनकारी बदलाव के लिए साझा भविष्य, बदलाव के लिए साझा भविष्य, ठीक है, 2024 में। अच्छा, ये बेसिकली वही था, शेयर्ड फ्यूचर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, इसी को इंग्लिश में बताया गया 2025 को, ठीक है। 2024 में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे भलाई के लिए बात किया गया, जीवन को लेकर तो बात किया गया, ठीक है, और इसमें भी सिमिलरिटी थी, 2024 वाला ही बेसिकली कॉपी टू पेस्ट का पैटर्न रहा है, ठीक, आप वही चीज़ें शामिल कर सकते हैं, 2024 में जो था वही 2025 में भी रहा। 2023 की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये हुआ 2023 में संयुक्त सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य या कार्यों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से विविधता का सम्मान, विविधता का सम्मान, ठीक है, ये 2023 का पैटर्न बन जाएगा। और 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में एक नया या को बिल्डिंग और न्यू कह सकते हो परिस्थितिकी सामाजिक विश्व बनाना, सामाजिक विश्व बनाना, ठीक है, किसी को पीछे ना छोड़ना, किसी को पीछे ना छोड़ना, ठीक है। और 2021 की बात कर लेते हैं, ठीक है, 2021 में तो उबुंटू, यहाँ पे आप रख सकते हो उबुंटू, मैं हूँ क्योंकि हम हैं, क्योंकि हम हैं, सामाजिक एकता, सामाजिक एकता और वैश्विक संबंध, और वैश्विक संबंध को मजबूत करना, ठीक है भाई, ये था। 2020 में अगर हम बात कर लेते हैं तो मानवीय संबंधों को महत्व देना, मानवीय संबंधों को महत्व देना। एक और लास्ट लिख लीजिए 2019 का। 2019 में मानवीय संबंधों को ही महत्व देना था, बस, ठीक है। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इसी के बीच में आ जाएगा आपका। समाज कार्य दिवस के आधार पे ये थीम बनाई गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही रखिए। बचे हुए और जो भी टॉपिक हैं कल इसी तरीके से बच्चों पर, वृद्धों पर और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में 2-3 टॉपिक कवर कर देंगे। आज भी हम लोगों ने लगभग 2-3 टॉपिक कवर किया, 2-3 क्या प्लस हो गया, 4 के समथिंग 4-5 टॉपिक किया है, ठीक है। तो इसको एक बार रिपीट कर लो आज की क्लास में, ठीक है। और ठीक है सर। पढ़ाया हूँ आपको, ये आपको 11-12 में मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आप ऐसे 1 घंटा या 1.5 घंटा जो क्लास हुई है बर्बाद नहीं गया है आपका, ठीक है। पक्का है कि इसमें आप लोग देखोगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे मॉर्निंग में क्लास, मॉर्निंग में 9 AM क्लास होगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, कल सुबह क्लास है 9 ओके बजे, सर। ठीक है। कल भी 2
कितना लेके चलूँगा 9 AM कल क्लास रहेगी, आप सभी लोग को टाइम पर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, समय पर। मैं 8:30 के आसपास लिंक दे दूँगा आपको। ओके सर। चलो।